तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि सोहो जो होती है वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस हमारे सांगू को दिखा रही होती है, लेकिन हमारा सांगू जो होता है वो अलग ही सोच में वहां पर डूबा हुआ होता है, क्योंकि वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को महसूस कर रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर कुछ तो परेशान है, कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर छुपा रही है। तो सोहो से कहते हैं कि मास्टर देखो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, तो मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पर ठीक किया है। तुम्हारा सांगू वहां पर चुपचाप बैठा होता है। तो सोहो से कहते हैं क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ क्या है मसला क्या है। तो वो आगे से उदास हो जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है बताओ क्या है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, आज तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने की इतनी जल्दी क्यों है कि तुम अपने हाथ के जख्मी होने के बाद भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो। और इसी के साथ ही सोहो वहां पर और भी खामोश हो जाती है, फिर साथ ही वहां पर रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही गुस्सा हो जाती है, यानी कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बार बार वहां पर बदल रहे होते हैं। और हमारे सांगू को इसी बात से समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कि मिस डैंग जो होती है बाहर आ जाती है। तो लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं कि कैसा रहा, क्या सब कुछ ठीक रहा। तो मिस डैंग उसे कहता है कि चाहे मैंने उसे कितनी बार वहां पर बी की मांग कर देख लिया, मैं घुटने टेक कर भी बैठ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो मानने को तैयार ही नहीं है। डिवाइन फिजिशियन जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारा साथ दे। जब से उनकी बहू और बेटा मरे हैं तब से उन्होंने यहाँ पर ये सारे काम छोड़ दिए हैं। शिन कह दिया कि आखिर हुआ क्या था, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि डिवाइन फिजिशियन ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए। इसी के साथ ही मिस डैंग जो है उन्हें यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी बताती है। तो वो कहते हैं कि आज से 7 साल पहले की बात है। आज से 7 साल पहले यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम चोंगरा ग्रुप है। चोंगरा ग्रुप के जो मास्टर थे उसका बेटा जो था वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, उसे एक अजीब बीमारी थी जिसके सिम्टम्स जो थे वो काफी ज्यादा अजीब थे। और वो यहाँ पर इनके पास आया था डिवाइन फिजिशियन के पास इलाज करवाने के लिए, लेकिन डिवाइन फिजिशियन उस वक्त घर पर नहीं थे, वो एक एक्सपीडिशन के ऊपर गए हुए थे, यानी कि वो कंट्री से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो टाइम के ऊपर वापस नहीं आ सकते थे। तो चोंगरा ग्रुप के मास्टर को कहा भी गया था कि उनके वापस आने का वेट कर लिया जाए, लेकिन उसने कहा कि वो अपने बेटे को इस तरह से इस हालत में नहीं देख सकता, तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तो उसने इलाज करवाने के लिए उसके बेटे और उसकी बहू से कहा कि वो दोनों यहाँ पर आकर उसका इलाज करवा दे, क्योंकि उन्हें भी मेडिकल की काफी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन की तरह मेडिकल में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो उन लोगों ने वक्ती तौर पर उसके सिम्टम्स को जाना, उनको पहचाना और साथ उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग इलाज में इतने बेहतर नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर चोंगरा ग्रुप के मास्टर से कहा कि वो इलाज में इतने बेहतर नहीं है, उन्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, उनके डिवाइन फिजिशियन के वापस आने के बाद बाकी का इलाज मुकम्मल करवा लेना। फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको दर्द से राहत दे दिया, फिलहाल के लिए यहाँ पर जिसे दर्द नहीं होगा। लेकिन चोंगरा ग्रुप के मास्टर ने कहा कि नहीं तुम ही लोग इसका इलाज करो, मैं यहाँ पर इतना वेट नहीं कर सकता, तो पता नहीं डिवाइन फिजिशियन कब वापस आएंगे। और इसी के साथ उसके जोर देने पर उन दोनों कपल ने वहां पर मिलकर उसके बेटे का इलाज किया, लेकिन वो दोनों क्योंकि मेडिकल में इतने स्पेशलिस्ट नहीं थे, इसी वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। तो जब चोंगरा ग्रुप के लीडर का बेटा वहां पर मर गया तो इसी के साथ से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने उस दोनों कपल को वहीं पर मार डाला, यानी कि उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई, उसने दोनों के सर काट दिए। तो उसके बाद जब डिवाइन फिजिशियन वापस घर आया तो वापस आने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्पेयर में चले गए कि जिस तरह से वो लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, अगर यहाँ पर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डॉक्टर को ही मार डालेंगे। इसकी वजह से उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा। उनका बेटा और उनकी बहू दोनों मर चुके थे और उनके पास सिर्फ उनकी एक छोटी सी पोती बची थी, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी किसी का इलाज ही नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने में मरते हुए आखिरी सांस वाले लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्टर ने कहा कि वो किसी का इलाज नहीं करेंगे। और पिछले 7 साल से उन्हें यहाँ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो बिल्कुल किसी का इलाज करने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ उन्हें साइड से चिल्लाने की आवाज आती है। तुम्हारा सांगू वहां पर आ जाता और गालियां दे रहा था और कहता है बुड्ढे खुसट कहेंगे, जल्दी से बाहर निकलो। शिनो से कहते हैं कि यंग मास्टर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वो सभी लोगों को साइड के ऊपर हटा देता और कहता है कि तुम सभी लड़कियां साइड के ऊपर हट जाओ, मुझे इस बुड्ढे खुसट से बात करने दो। इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एक बच्ची के साथ ये सब कुछ करने की। और इसी के साथ वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कमीने कहेंगे जल्दी से बाहर निकलो। तो शिनो से कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम डिवाइन फिजिशियन के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह के बुढ़े खुसट लोगों से किस तरह से बिहेव करना है, मुझे किस तरह से बात करनी है। तो डिवाइन फिजिशियन अंदर से बाहर निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि कौन यहाँ पर बकवास कर रहा है, कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह से बकवास करने की। जबकि मां सांगू से कहता है बुढ़े खुसट कहेंगे, क्या तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी तरह से रहना चाहते हो। तुझे बात सुनने के बाद मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसे मर्जी रहूं। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें जैसे मर्जी रहना है रह लो, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने साथ साथ अपनी पोती को भी यहाँ पर इस तरह की जिंदगी में खींच कर ले आए हो जहां पर वो बदला लेने की भावना में जी रही है। क्या तुम्हें पता भी है कि वो सारा दिन यहाँ पर क्या करती रहती है, वो सारा दिन यहाँ पर ट्रेनिंग के चक्कर में लगी रहती है ताकि वो यहाँ पर बदला ले सके, ताकि तुम्हें नॉर्मल कर सके, ताकि तुम दोबारा से लोगों का इलाज करना शुरू कर सको, ताकि तुम दोबारा अपनी जिंदगी में वापस आ सको। तुम्हें पता भी है कि उस बेचारी के ऊपर क्या बीत रही है, तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और अपनी बहू की मौत के गम में यहाँ पर अपना दरवाजा
बंद करके बैठ गए हो। लेकिन क्या तुमने यहाँ पर कभी इस बात को भी सोचा है कि वो बच्ची जिसके पेरेंट्स मरे हैं उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, और उसका दादा भी अब यहाँ पर दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है और उससे बात भी नहीं करता। सिर्फ वो बेचारी तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद चोंगरा ग्रुप के उस मास्टर को मार सके, ताकि यहाँ पर तुम्हारा बदला लेकर तुम्हें दोबारा से नॉर्मल किया जा सके। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? की बात सुनने के बाद डिवाइन फिजिशियन जो होता है वहीं पर रोना शुरू कर देती है, और इसी के साथ उनकी पोती भागती हुई आती है और आकर उसके गले लगाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि दादाजी प्लीज यहाँ पर रोए मत। फिर साथ ही मां सांगू गुस्से के साथ कहता है कि बताओ कि वो कमीना चोंगरा ग्रुप कहाँ पर है। साथ ही वो शिन से कहता है कि मेरी तलवार लेकर आओ, मैं अभी जाता हूँ, जाकर चोंगरा ग्रुप के उस लीडर से बदला लेकर आता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारा बदला ले लिया, तुम्हारे उस बेटे और तुम्हारी बहू का बदला ले लिया, तो क्या तुम यहाँ पर हमारा काम करोगे? तो ये बात सुनने के बाद वो वहां पर से निकल पड़ता है। जहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है चोंगरा ग्रुप का दिखाया जाता है, तो ग्रैंडफादर और सोहो भी उनके साथ ही होते हैं। तो वहां पर आने के बाद हमारे सांगू ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। चोंगरा ग्रुप के अंदर जितने भी उनके सोल्जर स्क्वाड के लोग उनके आगे आते हैं वो उन सभी को मार डालता है। सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा आज मैं उसे मार डालूंगा, इसलिए मेरे रास्ते से दूर होकर जिंदा रहना चाहते हो। तो यहीं पर से पीछे से आवाज आती है, चोंगरा ग्रुप का लीडर निकल आता है और कहता है कि रुक जाओ। सभी लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और चोंगरा ग्रुप का लीडर उसे कहता है कौन कमीना यहाँ पर आकर मेरे लोगों को मार रहा है? हाँ, सांगू से कहता है क्या तुम ही वो कमीने इंसान हो जिसका नाम गॉन हो मियोंग है? तो मास्टर गॉन उसे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, अब बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ कि तुम कौन हो। तो हमारा सांगू से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डोंगबेंग मुई है। तो वो कहता है कि मैं तो इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानता, मैंने आज तक किसी डोंगबेंग मुई के नाम के बंदे को उनके बारे में नहीं सुना, फिर तुम यहाँ पर मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो, मेरे लोगों को क्यों मार रहे हो? हमारा सांगू से कहता है कि मैं तो यहाँ पर डेब्ट कलेक्ट करने के लिए आया। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर किस डेब्ट की बात कर रहे हो? तुम्हारा सांगू कहता है कि तुमने यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन के होंग कपल को मारा था और मैं यहाँ पर उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। तो मास्टर गॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे लगता है कि मिस्टी वैली के उस बुड्ढे खुसर और उसकी पोती ने यहाँ पर तुम्हें ये सारी बातें बताई है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर किसी के बहकाने पर आया हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ पर सफाई देनी भी है तो मरने के बाद जाकर यामा को सफाई देना। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो मास्टर गॉन अपने लोगों से कहता है कि जाओ जाकर इसे रोको, और बहुत सारे गार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन मां सांगू जो होता है एक एक करके उन सभी को वहां पर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो सांगू के लिए सभी को गाजर मूली की तरह काटना काफी ज्यादा आसान होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है गार्ड्स बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं, और मास्टर गॉन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे खुद इससे फाइट करनी पड़ेगी। आज ये लड़का आया कहाँ से है, क्या ये म्यूरियम अलायंस से है? और इसी के साथ ही मां सांगून में से एक को अपने कंधे पर उठा लेता है और बाकी सभी लोगों को वहां पर मारते मारते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर गॉन जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाते हैं। वो तलवारबाजी की स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो सांगू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है, लेकिन वो भी उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो मिस शेन उसे वहां पर सहारा देती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? तो मां सांगू से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब जल्दी से पीछे हट जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर बेसर्क होने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बीच में आओ। तो वो उसे कहती है जी यंग मास्टर, और साथ ही मां सांगू वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है क्योंकि उसको अब यहाँ पर बेसर्क होकर जाकर मास्टर गॉन को मारने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डिवाइन फिजिशियन अब यहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट को मान लेगा और उसके बाद आगे क्या, क्योंकि आगे की एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उस एपिसोड में महावा पैलेस का यंग मास्टर आने वाला है जो कि कमीना इंसान है।